नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। बिहार में राजनीति का नया अध्याय शुरू। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐसा राजनीतिक महादृश्य बना कि हर कैमरा उसी पर टिकी हुई थी। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। गांधी मैदान आज एनडीए के शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन गया। जैसे सियासी पंडाल में हर नेता अपनी गठबंधन की ताकत दिखाना चाहता हो। शपथ समारोह की तैयारियों में देखकर लगता था कि यह सिर्फ एक राजनीतिक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल इवेंट है। नीतीश ने इस्तीफा दिया, फिर लौटा बिहार की राजनीति में चकित कर देने वाली वापसी। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राजनीतिक पैंतरेबाजी की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाया और आज उसी पद पर फिर से शपथ लेकर उनकी वापसी ने सभी को चौंका दिया। नीतीश का लकी दिन, उनका गहरा जुड़ाव इस तारीख से। बहुत लोग कह रहे हैं कि 20 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, नीतीश कुमार के लिए भाग्य दिन है, क्योंकि उनका राजनीतिक सफर और यह 10वां कार्यकाल इसी दिन से जुड़ा हुआ है। उनकी राजनीति में नवंबर और खासकर यह दिन बार बार आया है। अमेरिका ने भारत को 93 मिलियन के हथियारों की बिक्री की मंजूरी, रक्षा साझेदारी और गहराई बढ़ी। अमेरिका ने आज भारत के लिए एक बड़ा रक्षा सौदा हरी झंडी दिखा दी है, जिसमें लगभग 93 मिलियन के हथियार शामिल हैं। ये सिर्फ पैसे का सौदा नहीं। नेपाल के 12 जिले में जेन ज़ी आंदोलन, फिर जोरों पर सीमा पर तनाव और कर्फ्यू की चेतावनी। नेपाल के 12 जिले में युवा जेन ज़ी आंदोलन एक बार फिर सुर्खियों में है और इसकी जड़ें सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रह गई हैं। सीमा के समीप तनाव ने इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हलचल में बदल दिया है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में वीवीपैट विवाद 1 का हाईकोर्ट में हलफनामा। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के बाद एक बड़ा विवाद पैदा हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में यह कहकर हलफनामा दाखिल किया है कि वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का रसीद सिस्टम को लागू करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। तालिबान वाणिज्य मंत्री भारत दौरे पर, क्षेत्रीय राजनीति में उठे नए सवाल। अफगान तालिबान सरकार के एक वरिष्ठ वाणिज्य मंत्री आज भारत दौरे पर हैं और यह कदम सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि भू राजनीतिक संदेश भी लेकर आया है। ब्रिटेन ने रूस पर गंभीर आरोप लगाया, आरएएफ पायलटों पर लेजर हमला और पुतिन को चेतावनी। ब्रिटिश सरकार ने रूस पर आरोप लगाया है कि एक रूसी जासूसी जहाज ने आरएएफ ब्रिटिश वांजा वायुसेना पायलटों पर लेजर डायरेक्ट किया और यह कदम पुतिन को साफ संदेश दे रहा है। पीएम मोदी गबीस शिखर सम्मेलन के लिए रवाना। दक्षिण अफ्रीका में भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन के दौरे पर दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं, जहां वह गबीस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो गई, AQE 450 पार, स्वास्थ्य को बड़ा खतरा। आज दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक आची 450 से ऊपर पहुंच गया है, जो बहुत खतरनाक श्रेणी में आता है। इस स्थिति ने लोगों की सांस लेने की क्षमता पर गंभीर असर डाल दिया है। कानपुर में हैरान करने वाली घटना, लड़की क्यों काट लाई लड़के की जीभ। कानपुर से एक बेहद चौंकाने वाली और भयावह खबर आई है, जिसमें बताया गया है कि एक लड़की ने उस लड़के की जीभ काट दी, जिसने कथित तौर पर उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। यूपी में सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, राजनीति में शोक की लहर। लखनऊ में अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रसिद्ध विधायक सुधाकर सिंह आज सुबह मेदांता अस्पताल में निधन हो गए। उनकी मौत ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को झकझोर दिया है। तुर्की में जेलेंस्की और एर्दोगन की मुलाकात, रूस यूक्रेन वार्ता को फिर नई सियासी हवा। अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और यूक्रेन के जेलेंस्की ने फिर एक बार बैठक की है, जिससे रूस यूक्रेन संघर्ष की कूटनीतिक तस्वीर में नए मोड़ की उम्मीद जग रही है। रूस कहता है बातचीत का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। एर्दोगन की अपील के बाद रूस ने संकेत दिया है कि वह फिर से वार्तालाप की राह खोलने को तैयार है, जिसने वैश्विक कूटनीति की जिम्मेदारी पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्रेमलिन ने बताया कि वे संवाद के लिए खुला दिमाग रखते हैं। अमेरिकी शांति प्रस्ताव, यूक्रेन को कुछ जमीन और हथियार छोड़ने का दबाव। अमेरिका ने एक नया शांति प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि यूक्रेन को कुछ क्षेत्रों का त्याग करना पड़ सकता है और हथियारों में कटौती करनी होगी। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेन के पश्चिमी शहर टर्नोपिल में बड़े पैमाने पर तबाही। रात के अंधेरे में टर्नोपिल शहर पर रूसी ड्रोन और मिसाइलों का हमला हुआ है, जिसमें दर्जन दर्जन नागरिकों की मौत की खबरें हैं और कई भवन तबाह हुए हैं। आरबीआई पर दबाव रिपोर्ट कहती है कि अगले 12 महीनों में दरें कम हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी रिपोर्ट आमुंदी में सुझाव दिया गया है कि आरबीआई को अपनी मौद्रिक नीति को न्यूट्रल से हटाकर अगले 12 महीनों में 50 बेसिस पॉइंट तक दरों में कटौती करनी चाहिए। यूक्रेन युद्ध में फिर शांति की उम्मीद, नई बातचीत को लेकर तुर्की सक्रिय। तुर्की ने इस्तांबुल शांति पहल को फिर जोर देने का कहा है
और एर्दोगन ने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया को फिर से जीवंत करें। उनका कहना है कि अब गहन मुद्दों को सामने लाकर वार्ता को नए सिरे से शुरू करने का समय है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की FY26 विकास दर बढ़ाकर 6.5% बताया, लेकिन उत्सुकता और जोश दोनों है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत की 2025-26 की विकास दर को 6.5% तक बढ़ा दिया है, यह दिखाते हुए कि घरेलू मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। IMF ने भी भारत की विकास दर को संशोधित किया। अगले साल जोखिम बढ़े हुए दिखे। IMF ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत के FY27 के लिए विकास दर का अनुमान नीचे किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्थिक चुनौतियां केवल अभी की बात नहीं, आगे आने वाले समय में भी जोखिम बने हुए हैं। तुर्की कह रहा है, इस्तांबुल प्रक्रिया वापस लाएं। रूस यूक्रेन वार्ता की कड़ी फिर मजबूत। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जोर देकर कहा है कि इस्तांबुल वार्ता को फिर से सक्रिय करना होगा ताकि युद्ध को राजनीतिक समाधान की ओर ले जाया जा सके। एर्दोगन का यह कदम बहुत मायने रखता है क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बुलाया है। भारत की आर्थिक नीति पर सवाल, बाहरी जोखिम के बीच RBI से दरों की कटौती की मांग। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रिपोर्ट्स यह कह रही हैं कि भारत को अपने मौद्रिक नीति को न्यूट्रल से हटाकर सक्रिय करना चाहिए क्योंकि वैश्विक आर्थिक मंदी के संकेत बढ़ रहे हैं। वैश्विक आर्थिक अनुमान बदल रहे हैं। भारत पर भरोसा लेकिन दृष्टि सावधान। विश्व बैंक और IMF की ताजा रिपोर्ट्स सजग संकेत दे रही हैं। जी हां, भारत अभी भी तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति है, लेकिन वैश्विक आर्थिक मोड़ जोखिमों से भरपूर है।